हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ते हैं एक छोटा सा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को मैं दो पार्ट में लेके चलता हूँ। एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आप थ्योरी, तो जनरली स्टूडेंट थ्योरी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कर भी लेते हैं और वो आता है उनको। मेन प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल अप्रोच में, कि जो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, आप पिछले देखिए 10 ईयर में IIT देखिए, नीट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, इसमें आप न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे लगाएं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, तो मैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अप्रोच पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ से आपको ये भी सिखाऊंगा, किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर लें, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच को किस तरीके से आपको डील करना है। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी, तो सबसे पहले जो आप किसी भी चैप्टर की न्यूमेरिकल अप्रोच की हम बात करें, तो आप उस पर 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1500 क्वेश्चन बन सकते हैं। उतने क्वेश्चन तो आप इस समय लगा नहीं सकते, और लेकिन अगर आप उसको अच्छे से सिस्टमेटिक कंसेप्चुअली देखें तो 1000 क्वेश्चन नहीं लगाने, आप केवल एक 50-60 क्वेश्चन अच्छे से लगाइए और उसी बेस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, किसी भी चैप्टर की, जैसे रेडियो एक्टिविटी है, तो इसकी मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल अप्रोच की बात। जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच, तो किसी भी चैप्टर की न्यूमेरिकल अप्रोच को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। पहले हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी बेसिक फॉर्मूले वो हमको याद और लर्न होने चाहिए। सेकेंड, इसी के अंदर हर चैप्टर की अपनी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन होती है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें, अदर चैप्टर्स की हम बात करें, एक स्पेशल कैलकुलेशन रहती है हमारी उसमें। तो वो कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज हो रहे हैं, लॉगरिथमिक यूज हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही, तो वो भी हमको पता होनी चाहिए। तो जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन होगी, तो हमको कैलकुलेशन याद पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्टेप्स क्या है। इसके बाद अब 2 तरीके के हैं न्यूमेरिकल बनेगी। पहली कैटेगरी बनेगी सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल अप्रोच, या हम बोले फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अप्रोच। पहले न्यूमेरिकल ऐसे होंगे कि जिनमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, बस हमको कैलकुलेशन करनी। तीसरा स्टेप आता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, या हम ये कहें कि वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे, जिनको हम बोलेंगे 2 स्टेप और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स। 2 स्टेप और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स। तो हमें आज सीखना है कि कोई भी चैप्टर हो, तो पहले आप उस चैप्टर को क्या करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच पे जब हम आएंगे डिवाइड करिए, उसमें बेसिक फॉर्मूले क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट क्या है उस चैप्टर का वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वो आपको लगाने, उसके बाद 2 स्टेप और मल्टी स्टेप जहां डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ पे ज्यादातर हमको प्रॉब्लम्स आती है। तो 3 कैटेगरी हमारी हुई। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला और कैलकुलेशन की। जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, इसमें क्या बेसिक फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। और आप इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कंसाइज नोट्स। कंसाइज नोट्स कैसे होते हैं, एक अलग से आप रजिस्टर लीजिए और उस पर हर चैप्टर से रिलेटेड यही बेसिक फॉर्मूले, और जो आपने प्रॉब्लम्स में, माना आपने 100 प्रॉब्लम्स लगाई, उनमें हो सकता है कि 80 प्रॉब्लम आपने नॉर्मली सॉल्व कर ली हो पहली बार में, 10 प्रॉब्लम सेकंड चांस जब आया तब सॉल्व कर ली होगी, जो 10 प्रॉब्लम बची उनमें कहीं ना कहीं आपको डाउट रहा होगा, हो सकता है कोई नई बात, कोई नया फॉर्मूला लगाओ, तो उनको आप नोट कर लीजिए। तो जब रिवीजन टाइम आएगा तो आपको 100 प्रॉब्लम्स नहीं लगानी है, वही 10 प्रॉब्लम को आपको लेके चलना है।
तो पहले आते हैं बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो जब रेडियो एक्टिविटी, आप जानते हैं क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, कि अगर कोई ये पेरेंट्स एटम है, ये एटम नेचुरली सेल्फ या बाहर से इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स का अटैक किया जाए, तब ये किसी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा को इमिट करके, हो सकता है ये बाई फिर फर्दर किसी नेक्स्ट जेड में कन्वर्ट होते हैं, जेड नेक्स्ट किसी बी में कन्वर्ट, ये हमारी चेन होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो इसमें हम कहते हैं कि माना यहाँ पे हमारे इनिशियली एन नॉट एटम्स थे, तो ये एटम्स क्या होगा, इनका डिके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। एग्जाम्पल 100 एटम्स इनिशियली थे, सपोज मानिए आफ्टर 2 सेकेंड हमारे पास 40 एटम्स बचे और 60 एटम्स किसमें कन्वर्ट हो गए, वन, तो इसका डिके हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि कितने एटम्स पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे या एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहे, ये हमें देखना है। तो इस पे हमारे फॉर्मूले आते हैं। तो पहला हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी। पहला आता है रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी। हम रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी, इसको मैं आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए से भी कर सकता हूं, और ये क्या होता है, dN अपॉन dt, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड। अब यह पहला आता है लॉ ऑफ डिके। तो लॉ ऑफ डिके क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा होगा dN अपॉन dt, ये हम कहें R, या हम कहें एक्टिविटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल, कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें उस समय कितने एटम प्रेजेंट हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो dN अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा n आता है। तो क्या हुआ, जो रेट बोले या हम एक्टिविटी बोले वो हुआ लेमडा n की, dN अपॉन dt इक्वल्स टू किसके बेटा, लेमडा n। अब यहां माइनस क्यों आया, माइनस ये बता रहा है कि जब एटम यहां दिखेगा 100 एटम्स थे, कन्वर्ट हो कितने कन्वर्ट होगी 60, तो लेफ्ट कितने हुए, कितने बचे 40, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम हो गए, तो रेट ऑफ डिके भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो रेट ऑफ डिके है वो डिक्रीज होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे कम हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये आया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डीके कांस्टेंट, एक्टिविटी बोले आर ए dN अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा। सेकेंड फॉर्मूला जो हम यहां पर यूज करेंगे वो यहीं से हम जब इसको सॉल्व करते हैं पूरा तो आगे निकल के आ जाता है, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा। n क्या है हमारा, अनडिके एटम्स या एटम्स लेफ्ट, जो एटम हमारे बचे, अनडिके एटम्स। n नॉट क्या है, एटम्स प्रेजेंट इनिशियल, ये हमारा एटम्स प्रेजेंट इनिशियल एट t इक्वल्स टू 0, लैम्डा डिके कांस्टेंट, t एक हमें फॉर्मूला ये मिला, एक फॉर्मूला हमको ये मिला, और इसी फॉर्मूले को हम ऐसा, ये तो हमने नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में लिखा। दूसरा, कई बार वो कहता है एक्टिविटी की, इनिशियल एक्टिविटी इतनी थी, इतने टाइम बाद एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू a नोट e की पावर माइनस लेमडा इज एक्टिविटी एट टाइम t, a नॉट इनिशियल, लेमडा डीके कांस्टेंट, t इज टाइम। एक फॉर्मूला हमको ये मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ मिले।
नेक्स्ट अब आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप सब लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हाफ लाइफ द टाइम इंटरवल इन विच हाफ द एटम्स डिके डिसइंटीग्रेट, कि वो टाइम जिसमें आधे एटम्स, जो भी प्रेजेंट एटम्स है उनके हाफ, आधे एटम्स डिके हो जाए या आधे एटम्स लेफ्ट हो, बच जाए, तो वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को मैं टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और टी और यहां का हाफ बना सकता हूं। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टी इक्वल्स टू log e base upon lambda, e base 2 upon lambda। log e base पे 2 की वैल्यू सबको मालूम है 0.6931 अपॉन लैम्डा। ये हमें रिलेशन मिला डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में, ठीक बेटा। अब यहां से कुछ और फॉर्मूले मिलते हैं कि हर हाफ लाइफ में आधे एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे। सपोज कीजिए एन नॉट एटम्स थे, तो पहली हाफ लाइफ में कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, एन नॉट बाई 2, तो बचे भी कितने, एन नॉट बाई 2, तो उसमें से नेक्स्ट कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई 4, देन एन नॉट बाई 8। अगर आप लिखें इसको तो एन नॉट 1/2 की पावर 1, नेक्स्ट 1/2 की पावर 2, नेक्स्ट 1/2 की पावर 3, इस तरीके से। तो यहां भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो यहां एक फॉर्मूला बनेगा थर्ड फोर्थ वेज फॉर्मूला कि n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट या अनडीके, n नॉट क्या है, इनिशियल एटम्स, 1/2 की पावर n। n हमारी क्या है, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, n को, कि टाइम t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। इससे हमें क्या मिल जाएगा, n, या हम कहें कि t इक्वल्स टू n इंटू टी। यह एक फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को पता कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है एवरेज लाइफ। एवरेज हाफ लाइफ तो क्या हो, जितने में आधे एटम्स हमारे क्या हो गए, डिके हो गए। एवरेज लाइफ क्या होगी कि जो एटम डिके हुए उनकी टोटल लाइफ क्या थी। तो हर एटम की लाइफ अलग अलग होगी। सपोज कीजिए यहाँ 100 एटम्स थे और पहले मानिए 1 सेकेंड में 50 एटम्स डिके हो गए, तो जो बचे कितने, अब 50। तो जो 50 एटम प्रेजेंट रहेगी 1 सेकेंड रहे, इनकी लाइफ कितनी हुई, 1 सेकेंड। नेक्स्ट फिर इसके हाफ कितने हो जाएंगे, 25। नेक्स्ट कितने बचे, 25। तो ये 25 कितने टाइम तक रहे, 2 सेकंड तक। इनकी लाइफ टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड। इसलिए हर एटम की अलग अलग होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज कैसे, कि जितनी एटम्स थे उनकी लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका सीधा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला हमारा, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ। और टाउ जो होगा दिस इज इक्वल्स टू 1/λ, ये रिलेशन है। और आप हम आगे लिखें 1/, ये हमने पढ़ा लैम्डा कितना होता है, दिस। तो यहां हम लिखें लैम्डा की वैल्यू आप लिख दीजिए। तो यहाँ लैम्डा को इधर ले जाइएगा, तो ये आ जाएगा log e बेस 2 और t कहाँ आ जाएगा, ऊपर, हाफ लाइफ। और अच्छा लिखेंगे t/0.6931। तो टाउ को आप और लिखेंगे तो 1/λ t/0.6931 इक्वल्स टू, जब 0.69 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.44, तो 1.44 ये हमें रिलेशन मिला एवरेज लाइफ। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इतने फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े। नेक्स्ट अब यूनिट भी आपको पता हो, कई बार यूनिट में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की 3 यूनिट्स हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं, क्यूरी, रदरफोर्ड और वैकुलर। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात।
यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव। तो पहली, क्योंकि क्यूरी ने डिस्कस, तो पहली यूनिट हमारी है क्यू। क्यूरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 CI क्यूरी, और 1 CI इक्वल टू कितना होगा? 3.7 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या इतने डीके पर सेकेंड। सेकेंड हमारी आती है बैकवर्ड, सी बैकवर्ड। बैकवर्ड में हम क्या करेंगे? 1 BQ, इसको ऐसा लिखते हैं 1 BQ इक्वल्स, तो 1 BQ इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड। थर्ड यूनिट हमारी आती है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में हम क्या करेंगे? और इसको 1 RD से लिखते हैं, 1 RD। ये होता है 10 to the power 6 डिके पर सेकेंड। तो ये तीनों जो बेसिक फॉर्मूले हमें आए, तीनों यूनिट्स हमें समझ में आए, क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन यूज हो। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में हमारा लॉगरिथमिक यूज हो रहा था, तो इसकी कैलकुलेशन में लॉग बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए लॉग की बेसिक बातें आपको, जो मैथ बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको लॉग बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जो बायो से हैं नीट स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा कहीं दिक्कत आती है लॉग में। तो मैं एक बार, बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, हमें उतना पढ़ना है जितनी हमें जरूरत है, जिससे हमारे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उधर एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, वहां भी इसका यूज होगा, उतना हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉग। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जनरली ये होता है, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, b की पावर p इक्वल्स टू n। ये कोई बी है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, पावर p है और n। इसको अगर लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो लॉग जो मैंने b, जो ये प्रॉपर होता है जिसकी पावर होती है, वो यहाँ बेस में आ जाता है, और p फॉर पावर कहाँ चली जाती है? आगे, और जो n नंबर बचा वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ जाता है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक होता है BPL, तो उल्टा लिखिए LBP, मतलब लॉग बेस इक्वल टू पावर। कि जब भी किसी चीज का लॉग लेंगे तो जो पावर है वो हमेशा कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी, और जिसकी पावर है वो नंबर बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल 10 की पावर 2 इक्वल्स टू बेटा कितना होता है? 100, सबको मालूम है। अब इसको जरा लॉग लगाएंगे, लॉग, तो 10 क्या हो जाएगा? बेस, और पावर में कौन जाएगा? 2, और 100 कहाँ आ जाएगा? नहीं। आपने देखा है कि 10 लॉग पे 100 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ये इसका, तो ये लॉग का मतलब b की पावर p बराबर n, तो बेस जिसकी भी पावर है, जिस नंबर की, वो बेस में आ जाएगा, पावर आगे जाएगी, जो बचा वो नंबर यहाँ आ जाएगा। अब इसमें लॉग हम, जो हमें जरूरत पड़ती है, तो लॉग के 2 बेस हमें जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है लॉग ई बेस, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लॉग ई बेस होता है इसको हम ln लिखते हैं शॉर्ट में, और जो लॉग 10 बेस होता है इसको हम लॉग लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां कई बार बुक्स में भी, न्यूमेरिकल में भी ln लिखा हो इसका मतलब बेस कितना है? e। 10 लिखा हो इसका मतलब बेस कितना है? तो क्या, अगर लॉग लिखा हो तो बेस कितना है? 10। यहाँ बेस नहीं लिखेगा तब भी आपको पता होना चाहिए 10 है, यहाँ तब भी पता होना चाहिए कितना है? बेस e है। अब इसके कुछ अपने रूल्स हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे आपको पहला रूल दिया हो लॉग a इंटू बी, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। बेस जो यहाँ होगा, मानिए अगर e बेस है तो यहाँ भी बेस दोनों का e रहेगा। नेक्स्ट लॉग a अपॉन b, इसको हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, इस a अपॉन b, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हो लॉग a की पावर n,
तो जो इसको हम ओपन करने तो पावर आगे जाती है, n log e ये आ जाता है। 4 अगर मैं देखूं log e बेस e, या मैं बात करूं log a बेस a, या मैं बात अगर जो बेस हो और यहां भी वही हो तो इन सब की वैल्यू 1 आ जाती है। कितनी बेटा 1। जैसे एग्जांपल log 10 बेस पर 10 की वैल्यू देखिए कितनी आती है 1। बोले आई कैसे, आप खुद देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी log कैसे आया होगा, जो बेस है वो यहां रहा होगा, ठीक, और आगे कौन गया 1, तो 1 कौन रहा होगा पावर। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की, तो उसमें हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे log e बेस पे 2 की वैल्यू 0.6931, log 10 बेस पे 2 की वैल्यू 0.3010। अगर हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो log e बेस 2 2.3026 log 10 बेस 2, ये अगर log 10 बेस 2 था, इस पे हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई बेस पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हुआ। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है log की जो आपको याद होनी चाहिए, जिनकी हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। उन वैल्यूज को मैं लिखता हूं, log e बेस पे 2 की वैल्यू, log e बेस पे 3 की वैल्यू, log e बेस पे 4 की वैल्यू, सॉरी 5 की वैल्यू, log e बेस पे 7 की वैल्यू। ये वैल्यूज आपको याद है तो इनसे सारे क्वेश्चन लगभग इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे मैं पहले बात करूं log 2 की वैल्यू, अभी बताया 0.693, मैं बात करूं log 3 की वैल्यू तो क्या होगी log की वैल्यू 1.0986। log 5 की वैल्यू की बात करें क्या होगी 1.6094। log 7 की वैल्यू की बात करें तो क्या होगी 1.9459। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, log की सारी वैल्यूज इतना। अब हमने सिंगल स्टेप की बात करी, बेसिक फॉर्मूलों की बात करी, फिर हमने कैलकुलेशन वाली पार्ट बात करी। अब हम बात करते हैं सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल्स की हम बात, सिंगल स्टेप प्रॉब्लम्स की। तो सिंगल स्टेप प्रॉब्लम्स में जहां डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, नीट 2019 का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर अ रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 10 to the power 9 second is 10 to the power 10 per second. The number of radioactive atoms in the sample at that instant is, 4 ऑप्शन दिए। तो पहले आपको जो डाटा गिवन है उसको आप भाई हमें गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन में हाफ लाइफ हमें गिवन है 2 to 10 to the power 9। दूसरा हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक्टिविटी बोले कितना पता है dN/dt इक्वल्स टू बेटा कितना 10 to the power 10 से, ठीक, ये सब हमको मालूम। अब हमें पता क्या करना है वो देखिए, हमें पता करना है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स इन द सैंपल एट दैट टाइम, कि जब एक्टिविटी इतनी है उस समय नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें एक्टिविटी भी आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाए। तो हमने पढ़ा था dN/dt, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इक्वल्स टू लैम्डा n, था कि नहीं था, ये आपको गिवन है, ये n पता करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए लैम्डा, और जब t दिया है तो आप लैम्डा पता कर सकते हो। कैसे, अभी t इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था 0.6931/लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0.6931/t। पुट करिए वैल्यूज, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना गिवन है 10 to the power 10, लैम्डा 0.6931/t, t की वैल्यू 2.2 10 to the power 9 into n, ये चाहिए हमको। कौन चाहिए बेटा n, नंबर ऑफ एटम्स
n इक्वल्स टू कितना 2.2 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 0.6931। अब इसको आप डिवाइड करेंगे n कैलकुलेशन करनी है। पावर 10 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 19। इसको डिवाइड करोगे तो 3.17 10 टू दी पावर 90। दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है डी ऑप्शन। यह पावर 19 है, बाकी पावर 8 17 20। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। एक क्वेश्चन हमने ये देखा। जब आपको अगर ये सारे क्वेश्चंस नोट करने हो तो वीडियो को रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर प्ले कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 में क्वेश्चन आया फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स if initially there are 600 numbers of nuclei the time taken for the disintegration of 450 nuclei is। तो पहले वही जो डाटा गिवन है, आपको हाफ लाइफ कितनी दी हुई है बेटा 10 मिनट्स, ठीक। और इनिशियल एटम्स एन नोट कितने गिवन है 600, और कितने डिसइंटीग्रेट हो जाए टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट 450 न्यूक्लियाई। तो जो डिसइंटीग्रेट हो गए न्यूक्लियाई वो कितने हैं 450। इसका मतलब जो अंड के मतलब जो रिमेनिंग बचे अंड के न्यूक्लियाइज जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे एन से, वो कितने बचेंगे। इनिशियली कितने थे 600, भैया डिके कितने हो गए 450, कितने बचे 1। तो 150 रिमेनिंग बचे प्रेजेंट है। तो आपको पता क्या करना है टाइम, कि कितने टाइम में 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब उतने टाइम बाद कितने बचेंगे 150। एक रिलेशन देखो क्या लगेगा इसमें, एक हमने पढ़ा था n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर n। पता करो इसमें कितनी हाफ लाइफ लगेगी। बच्चे कितने हमारे पास 150, इनिशियली कितने बेटा 600, 1/2 की पावर n डिवाइड करिए 150 डिवाइडेड बाय 600 4 1/2 की पावर n। इधर आप क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। इसको 2 की पावर में आप क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर n कंपैरिजन करिए। तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा 2। मैंने बताया था n क्या होती है हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहां से आप टाइम कैसे पता कर सकते थे n इंटू टी। भाई एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगा t, तो n हाफ लाइफ में कितना n इंटू टी। तो t कितना आया n की वैल्यू 2, t की वैल्यू कितनी बेटा 10। आंसर इज 20। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 radioactive material A has decay constant lambda and material B has decay constant 8 lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B to that of A will be 1/e। ये हमसे पूछा। तो अब सबसे पहले गिवन डाटा, तो लैम्डा डीके कांस्टेंट ऑफ A कितना है लैम्डा, डीके कांस्टेंट ऑफ बी कितना है 8 लैम्डा। इनके नंबर किसी टाइम टी पर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी, माना उस समय बी के कितने हैं एन बी एटम्स, ए के कितने एन, इनका रेशियो कितना है 1। तो इनिशियली दोनों के एटम्स इनिशियल एटम्स एन नॉट ए एन नॉट बी इक्वल्स टू एन। पहले हमें जो दिया है हमें गिवन है दोनों ए का डीके कांस्टेंट है, बी का 8 लैम्डा। इनिशियली दोनों एटम दोनों ए और बी है, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या है सेम एन नोट। तो कितने टाइम बाद, क्योंकि डीके कांस्टेंट अलग अलग है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अलग अलग होगा, तो कुछ टाइम बाद दोनों के एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कितने टाइम बाद इनके एटम्स का रेशियो 1/e होगा। ये हमें गिवन है। अब लगाओ करना क्या, ये बताओ किसी भी टाइम t पर किसी एटम्स के
कितने एटम्स लेफ्ट बचे, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था बेटा, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, था कि नहीं। हम लगाइए, सबसे पहले मैं b के लिए लगाता हूं, n b इनिशियल n नॉट e की पावर लैम्डा b इंटू टी, माना t टाइम बाद, और t टाइम बाद a के कितने बचे, n नॉट e की पावर लैम्डा a इंटू टी बचे बेटा कि नहीं। इनका रेशियो हमें दिया, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ एन बी अपॉन एन ई की पावर माइनस लैम्डा बी, और जब ये ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस पावर ऐड हो जाएगी। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ई की पावर लैम्डा ए टी, पावर पावर ऐड हो जाती, ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी प्लस लैम्डा ए टी, एन बी अपॉन एन, मैं इन पावर्स को ऐड करूंगा, टी बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस लैम्डा बी प्लस लैम्डा आया बेटा। अब जरा इसमें वैल्यू, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया इसमें वैल्यूज पुट की, एन बी अपॉन एन ए कितना दिया हुआ है 1 अपॉन, तो मैं इधर लिख देता हूं, तो 1 अपॉन ई इक्वल्स टू ई की पावर टी, वैल्यू पुट करिए, माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो 1 अपॉन ई, या ई की पावर माइनस का 7 माइनस 7 लैम्डा टी, तो 1 अपॉन ई की पावर 1, या नीचे लाओगे प्लस हो जाएगा, ई की पावर 7 लैम्डा टी, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, इनका आप कंपैरिजन करिए, तो 7 लैम्डा टी इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 लैम्डा, ये हमारा आंसर 1 अपॉन 7 लैम्डा, ये हमें क्या मिला बेटा, आंसर मिला। कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ करेक्ट करके चलाऊं, कुछ बुक में ये रेशियो उल्टा दिया हुआ है, ए का डीके कांस्टेंट जो है वो 8 लैम्डा कर दिया, बी का लैम्डा, तो वहां आंसर या नेगेटिव माइनस में आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Half life of a radioactive substance is 30 minutes. Its time taken between 40 decay and 85% decay of the same radioactive substance is. तो जैसे ये कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सपोज मान लीजिए A था, तो पहले ये डिके हुआ होगा, तो किसी टाइम T1 पर इसका 40% डिके हो चुका है, उसके कुछ देर बाद कितने परसेंट होगा, 85%। तो ये टाइम इंटरवल पूछ रहा है, ये कितना कि 40% से 85% तक डिके होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम कैसे करें, इस समय इनिशियल एटम्स मानिए n नॉट थे, ठीक, जब 40% डिके हो चुका तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स n1 कितने बचे होंगे, इनिशियल एटम्स n नॉट माइनस जो एटम्स डिके हुए, डिके कितने हुए, इनिशियल का 40%, तो n नॉट इंटू 40%। बात देखिएगा भाई, n नॉट थे और यहां पर कितने परसेंट डिसइंटीग्रेट हो गए, 40%, तो डिसइंटीग्रेट तो 40% डिके, तो n नॉट का 40%, 40 तो रिमेनिंग कितने बचे, तो ऐसा मानिए 100 थे, 40 पर डिसइंटीग्रेट हो गए, तो बचे कितने 60 ना, कितना 100 माइनस 40, तो ये इतने परसेंट। तो यहाँ n1 की मैं बात करूं तो n नॉट माइनस n नॉट, 40% का मतलब 40 अपॉन 100, 0 0, तो n1 इक्वल्स टू n नॉट आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस डिवाइड करोगे 0.4, तो ये n1 इक्वल्स टू n नॉट कितना बेटा 0.6, ये हमें मिला n, ठीक। नेक्स्ट अब इसको देखिए, ये कितने परसेंट डिसइंटीग्रेट हो चुका है, 85%, तो रिमेनिंग कितने बचे, n नॉट माइनस n नॉट का कितने परसेंट, 85%, तो n2 इक्वल्स टू n नॉट माइनस n नॉट 85 अपॉन 100, तो ये मैं बात करूं n2, n नॉट कॉमन ले लेता हूं बेटा, 1 माइनस 0.85, यहाँ वैल्यू निकालोगे n2 की, n नॉट इंटू
डिफरेंस दीजिए 0.15, यह मैं N2 में। तो अब आप यहां से यहां तक देखिए, यहां पर एटम्स कितने हैं N1 और यहां आकर एटम्स कितने बचे N2। अब देख लीजिए, इस जब 40% था उस समय प्रेजेंट एटम्स कितने N1 और जब 85% हुआ तो बेटा कितने बचे N2। अब जरा इनका रेशियो लीजिए, N2 इक्वल्स टू जो प्रेजेंट। अब आप यहां से शुरुआत कीजिए, इनिशियली यहां है और यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा। मानिए यहां से यहां तक कितना टाइम लेता है T, इसे 0 मान लीजिए कि यहां से यहां तक, तो T2 हुआ और इनिशियली यहां पे कितने थे N1, 1/2 की पावर n, कितनी हाफ लाइफ लगी। डिवाइड करिए N2/N1 1/2 की पावर n, पुट करिए। N2 की वैल्यू कितनी है, N2 N0 0.15 डिवाइडेड बाई N0 0.6 भाई N2 की वैल्यू और N1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। N0 कैंसिल 0 0। अब ये आया, सॉरी अब ये 15 था यहाँ और ये 0.6 था, तो आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, 15 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर n। तो जब कंपैरिजन हम करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना मिला 2, तो कितनी हाफ लाइफ लगेंगी बेटा, 2 हाफ लाइफ। तो इसलिए टाइम कितना हो जाएगा n × t, तो कितना 2 × t कितना दिया था 30, जवाब कितना हुआ बेटा 60 मिनट्स। तो कितना टाइम लगेगा 60 मिनट्स। अब हम बात करते हैं नीट 2013 की बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स X is 20 years. It decay into another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in ratio 1:7. In a sample of a given rock, the age of the rock is estimated to be, मतलब कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं कि किसी रॉक की एज कैसे एस्टिमेट करोगे। तो उसने कहा कि एक हमारा एलिमेंट था, ये कोई मिक्सचर हमें सैंपल मिला, इस सैंपल ये 2 से मिलके बना हुआ है, एक X से और एक Y से, और इन दोनों के एटम का जो रेशियो है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y is 1/7 and it remains constant। इसका मतलब क्या हुआ कि Y फर्दर आगे किसी में X और Y का जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम है हमारा X और Y में। अब इसको कैसे करें, अब आप देखिए X ये था, X किस में कन्वर्ट हुआ Y में, Y आगे Y का जो रेट है वो भी कांस्टेंट बना हुआ है, Y आगे किसी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो किसी टाइम t सेकेंड पर X के और इनके एटम्स का रेशियो कितना है nx और कितना बेटा ny। सपोज मान लीजिए X के कितने एटम है 1 और Y के कितने एटम है 7। मान लीजिए किसी समय इसका 1 एटम और इसका 7 एटम, ये मान लीजिए इसके 100 एटम इसके 700, रेशियो वही 1:7 रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं t = 0 इनिशियली, तो x y, तो इनिशियली y के एटम्स कितने रहे होंगे 0। भाई t बराबर 0 पर तो केवल x होगा, y में डिसइंटीग्रेशन तो हुआ नहीं, भाई y में तो कुछ समय बाद हुआ, तो इसके एटम्स कितने रहे। अब ये बताइए इसके जो 7 एटम्स हमको मिले वो कहां से मिले, जब x y में कन्वर्ट हुआ तभी तो मिले। तो इसका मतलब इनिशियली n0 x के एटम्स कितने रहे होंगे 1 + 7 = 8। इस समय y के कितने एटम्स है 7, तो 7 एटम्स y के कहां से, x जब y में कन्वर्ट हो रहा है तभी तो y मिल रहा है, अगर x कन्वर्ट ना हो तो y मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब y का एटम 1 है और x का एटम 1 है, y के कितने 7, इसका मतलब ये 7 एटम भी किससे आए x से। तो इनिशियली t बराबर 0 पर x के एटम्स कितने रहे होंगे 8, तो इसका मतलब शुरू में जो x था इसके कितने एटम्स रहे बेटा 8, और ये किस में कन्वर्ट हुआ y में,
और कुछ देर बाद x के एटम्स n कितने बचा 1, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया y। अब ये लगाइए कि x के इनिशियल एटम्स अब आप क्या मानेंगे 8, और t टाइम बाद कितना बचे रिमेनिंग अंडी के 1। इसका हमें ये मिला कि यहाँ जो n नोड है दैट इज 8 और n इक्वल्स टू कितना है बेटा 1। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला n इक्वल्स टू n नोड 1/2 की पावर n, रिमेनिंग 1 इनिशियली 8 1/2 की पावर n, 1/8 1/2 की पावर n। तो 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं हम 3, 1/2 की पावर n, कंपैरिजन करेंगे n इक्वल टू 3। तो यहां तक पहुंचने में उसे कितनी हाफ लाइफ लगेंगी बेटा 3 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ कितने 20 इयर्स। तो जो टाइम होगा n इंटू टी, हाफ लाइफ कितनी लगी 3 और टाइम कितना बेटा 20 इक्वल टू 60 इयर्स। तो कितना, तो एज ऑफ द रॉक क्या होगी बेटा 60 इयर्स। क्लियर। तो हमने क्या क्या सीखा, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, बेसिक फॉर्मूले, कैलकुलेशन, सिंगल स्टेप प्रॉब्लम्स। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मल्टी स्टेप और 3 स्टेप प्रॉब्लम्स। वहां पे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी 1-2 लगेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, ये बात सारी चीजें। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।